आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोग सब्सिडी के बारे में पढ़ रहे थे। सब्सिडी क्या है, सब्सिडी का उद्देश्य क्या है, सब्सिडी के प्रकार क्या है, सब्सिडी से लाभ क्या है, सब्सिडी से चुनौतियां क्या है। केवल एक पॉइंट सब्सिडी के संदर्भ में रह गया है कि भारत सरकार ने सब्सिडी को लेकर के क्या प्रयास किया, तो उसकी एक लिस्टिंग कर लीजिए ताकि आपको भारत सरकार के सब्सिडी के लिए किए गए प्रयासों को आप जान पाएं। इसके बाद हम लोग डेमोग्राफी चैप्टर पर आएंगे, जननांकिकी चैप्टर पर आएंगे और उसको समझेंगे और उससे रिलेटेड चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में सब्सिडी में ये पढ़ लिया था कि क्या है, ये ओके हो गया। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, ये भी पढ़ लिया था। तीसरा सब्सिडी के प्रकार पढ़ लिया था। सब्सिडी के प्रकार, सब्सिडी से लाभ, सब्सिडी से लाभ और सब्सिडी से चुनौतियां, ये भी देख लिया था। सब्सिडी से चुनौतियां। अब भारत सरकार ने सब्सिडी को लेकर के भारत सरकार का क्या प्रयास है उसे जानने का प्रयास करेंगे। सब्सिडी को लेकर भारत सरकार का प्रयास, सब्सिडी को लेकर सरकार का प्रयास, सब्सिडी को लेकर के सरकार का प्रयास। तो एक सारी चीज़ों को एक जानते क्रम में लिख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। अब तो आप लिखेंगे सब्सिडी को लेकर भारत सरकार का प्रयास। सबसे पहले आप जानते हैं 1955 में सबसे पहले इसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया गया। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में। आवश्यक वस्तु अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये 1955 में बनाया गया ताकि सभी आवश्यक वस्तुओं के लिए कानून का प्रारूप तैयार किया जा सके। एक एक लाइन लिखते हुए चलेंगे। सभी आवश्यक वस्तु की उपलब्धता के संदर्भ में आवश्यक कानून का ढांचा तैयार किया गया। और अमेरिका के साथ PL 480 का समझौता हुआ ताकि खाद्यान्न की उपलब्धता हो। और ये अमेरिका के साथ, USA के साथ PL 480 का समझौता किया गया। पब्लिक लॉ 480, अमेरिका के साथ PL 480 का समझौता हुआ अनाज प्राप्त करने के लिए, खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए। पब्लिक लॉ 480 अमेरिका से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए। तेजस्विन जल्दी ही क्लास होगी, मैं आपको कल से शुरू होगी ज्योग्राफी ऑप्शनल की भी क्लास, चिंता नहीं करना, कल से वो भी रिज्यूम हो जाएगी।
बहुत बहुत स्वागत है सबका। तो ये पहला जानते हैं प्रयास है, यही कानूनी ढांचा था। इसके बाद आप देखेंगे अमेरिका के साथ खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए दूसरा जो प्रयास हुआ जानते हैं वो CWC और SWC की 1957 में स्थापना। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की स्थापना की गई। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, केंद्रीय भंडारण निगम, केंद्रीय भंडारण निगम। स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, राज्य भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम, केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम। ये गोदाम की स्थापना की गई ताकि जो अनाज अमेरिका से या विकसित देशों से प्राप्त किया जाए उसको रखा जा सके। अनाज को रखने के लिए, अनाज को रखने के लिए गोदाम, अनाज को रखने के लिए गोदाम, इस पे भी सब्सिडी दी गई है कि नहीं? तभी तो आप व्यवस्था बना पाएंगे, तभी आप व्यवस्था को स्थापित कर पाएंगे। अनाज को, तभी आप व्यवस्था को स्थापित कर पाएंगे। इसके बाद ये FCI का गोदाम, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 1965 में स्थापना। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। ये भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये खाद्यान्न की खरीदारी करता है और इसके भी अपने गोदाम होते हैं। यह किसानों से अनाज, किसानों से कृषि उत्पादन खरीदता है। इसके बाद PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यह अनाज की बंटवारे के लिए, अनाज को, अनाज एवं आवश्यक वस्तुओं को, एवं आवश्यक वस्तुओं को गरीबों में बांटने के लिए, अनाज एवं आवश्यक वस्तुओं को गरीबों में बांटने के लिए
अनाज एवं आवश्यक वस्तुओं को गरीबों में बांटने के लिए, अनाज एवं आवश्यक वस्तुओं को गरीबों में बांटने के लिए, अनाज एवं आवश्यक वस्तुओं को गरीबों में बांटने के लिए एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पादों को जानते हैं किसानों से खरीदने के लिए, कृषि उत्पादों में 23 फसलों के उत्पाद को, कृषि उत्पादों को किसानों से खरीदने के लिए, किसानों से खरीदने के लिए, कृषि उत्पादों को किसानों से खरीदने के लिए, कृषि उत्पादों को किसानों से खरीदने के लिए, और यहीं से जानते हैं बीज, उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक सबकी सब्सिडी शुरू हुई। देखिए हरित क्रांति, हरित क्रांति से जानते हैं कई चीजों की सब्सिडी शुरू हुई। यहीं से बीज की, बीज सब्सिडी, यहीं से उर्वरक सब्सिडी, यहीं से कीटनाशक सब्सिडी, और यहीं से ट्यूबवेल वगैरह, नलकूप मतलब सिंचाई सब्सिडी, बिजली सब्सिडी, ये भी सब बिजली सब्सिडी आदि की भारत में शुरुआत हुई, आदि की भारत में शुरुआत हुई, आदि की भारत में शुरुआत हुई। 23 है, 23 आपको पढ़ाया है, आपको सब लिखवाया है कॉपी में। हिमांशु देख लीजिए ना, आपको कॉपी में लिखवाया गया। इसमें से जानते हैं 7 अनाज की है, 5 दाल की, 8 तिलहन की, और इसके बाद आपको लिखवाया था कपास, जूट और नारियल। 23 हो गया। देखिए ये आपकी कॉपी में सब है। उस दिन भी बताया था कि 22 नहीं 23। इसके बाद आप देखिए टीपी, इससे पहले मिड डे मील, ये भोजन की सब्सिडी है। मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना। बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों में उपलब्ध कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए फिर TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लक्षित
सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। गरीबों में अत्यधिक बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले वर्गों को 1 रुपये किलो मोटा अनाज, 1 रुपये किलो मोटा अनाज, 1 रुपये किलो मोटा अनाज, 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो एवं 3 रुपये किलो चावल उपलब्ध कराना। 3 रुपये किलो चावल उपलब्ध कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए हाँ, पीएम पोषण, वेरी गुड। अब 8वां अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू हुआ, वैसे तो 2001 से ही लागू हो पाया। अंत्योदय अन्न योजना शुरू में था कि 25 किलो जानते हैं अनाज उपलब्ध करवाना, बाद में 35 किलो, वर्तमान में 35 किलो। इसके अंतर्गत 35 किलो अनाज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। 35 किलो प्रति परिवार, 35 किलो की बात हुई इसमें। इसके बाद जानते डीबीटी लाया गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 2013। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कि अधिकतर जानते हैं सब्सिडी का पैसा खाते के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। घोषणा हुई थी 2000 में और 2001 से लागू हुआ था। देखिए घोषणा
25 दिसंबर 2000 को लागू 2001 से। ये ऐसे लिखेंगे तो पूरा सही है। सब्सिडी का पैसा खाते के माध्यम से उपलब्ध कराना। सब्सिडी का पैसा खाते के माध्यम से उपलब्ध कराना। सब्सिडी का पैसा खाते के माध्यम से उपलब्ध कराना। सब्सिडी का पैसा खाते के माध्यम से उपलब्ध कराना। सब्सिडी का पैसा खाते के माध्यम से उपलब्ध कराना। और इसी साल जानते 2013 में ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी बनाया गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 खाद्य सुरक्षा को कानून बना दिया गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। इस पे सवाल बीपीएससी ने पूछा हुआ है। खाद्य सुरक्षा को कानूनी अधिकार दे दिया गया। खाद्य सुरक्षा को कानूनी अधिकार बना दिया गया। खाद्य सुरक्षा को कानूनी अधिकार बना दिया गया। हाँ, जैम ट्रिनिटी 2016 में। अब इसी के लिए जानते हैं जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल। जब आधार कार्ड एक्ट बन गया, जनधन आधार मोबाइल, इसमें निर्णय लिया। इसमें जानते हैं आधार कार्ड से खाते को जोड़ करके, पहला था खाते से जोड़ करके, आधार कार्ड के माध्यम से खाते से जोड़ करके सब्सिडी के लीकेज को रोकने के लिए, सब्सिडी के रिसाव को रोकने के लिए आधार कार्ड से खाते को जोड़ करके, आधार कार्ड से खाते को जोड़कर सब्सिडी उपलब्ध कराना। फूड सिक्योरिटी पे अब क्वेश्चन आ चुका है, अब उसको नहीं पूछा जाएगा। जानते हैं फूड सिक्योरिटी पुराना मुद्दा हो गया है। अब नए इतने मुद्दे हैं, पुराने पे करने की जरूरत नहीं है, उस पर ऑलरेडी सवाल सब आ चुका है। अब सब्सिडी पे भले ओवरऑल सवाल आ जाए, फूड सिक्योरिटी पे नहीं आएगा। पुराने ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जानते हैं, वो पुराना हो चुका है। जानते हैं अब आपको वर्तमान के मुद्दे और भविष्य के मुद्दों को देखना है। वो तो जितने अभी के वर्तमान और भविष्य के मुद्दे हम लोग करवाते हुए चल रहे हैं हर चीज को। अब वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रवासी जो मजदूर हैं उनके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है। ये वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड।
प्रवासी मजदूरों के लिए जानते हैं जो है सब्सिडी उपलब्ध कराने, प्रवासी मजदूरों को खाद्यान्न की सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए, प्रवासी मजदूरों को खाद्यान्न की सब्सिडी, प्रवासी मजदूरों या प्रवासी लोगों, मेनली टारगेट था प्रवासी मजदूरी, प्रवासी मजदूरों को खाद्यान्न की सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में एक राशन कार्ड की योजना, ताकि पूरे देश में कहीं भी जाने पर, ताकि पूरे देश में कहीं भी जाने पर खाद्यान्न सब्सिडी उपलब्ध होती रहे, खाद्यान्न सब्सिडी उपलब्ध होती रहे, खाद्यान्न सब्सिडी उपलब्ध होती रहे। अब 13वां है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मार्च 2020 से। ये कोविड महामारी के दौरान कमजोर वर्गों को जानते हैं, महामारी कोविड-19 के दौरान कमजोर वर्गों, वंचित वर्गों, दूर दराज के क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को खाद्य सुरक्षा के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को खाद्य सुरक्षा के लिए यह योजना शुरू की गई और अभी भी चल रही है। शुरू की गई यह योजना अभी भी चल रही है, इस योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रति महीने 4 किलो
गेहूं 1 किलो चावल उपलब्ध कराया जा रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को जानते हैं ये सुविधा उपलब्ध हो रही है। अस्सी करोड़ लोग लाभान्वित हैं। अस्सी करोड़ नागरिकों को यह सुविधा मिल रही है, यह सुविधा मिल रही है। 80 करोड़ नागरिकों को यह सुविधा मिल रही है। अस्सी करोड़ नागरिकों को यह सुविधा मिल रही है। तो ये सरकार का जानते सब्सिडी को लेकर के प्रयास है। तो आप ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि सब्सिडी क्या है, इससे लाभ एवं चुनौतियां क्या हैं। भारत में सरकार द्वारा सब्सिडी के लिए किए गए, भारत में सरकार के द्वारा सब्सिडी के लिए किए गए प्रयासों पर चर्चा कीजिए। इसी तरीके से बीपीएससी ने एक सवाल पहले ही पूछा था कि वही मेरिट और नॉन मेरिट सब्सिडी क्या है, और उसको जोड़ करके पूछा था कि उर्वरक, पेट्रोलियम और खाद्य सब्सिडी के हाल की प्रवृत्ति। तो हाल की प्रवृत्ति जानते हैं, वही डीबीटी से जोड़ करके हर चीज को करने का प्रयास किया जा रहा है। और बाकी मैंने कृषि सब्सिडी की बात एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में कर दिया था, तो ये चैप्टर भी पूरा हो गया। तो अब हम लोगों का जानते हैं ये 10 चैप्टर पूरा हो गया। कृषि पूरा हो गया, उद्योग पूरा हो गया, और ये आयोजन पूरा हो गया, समावेशी विकास हो गया, मानव विकास, आर्थिक सुधार, गरीबी, बेरोजगारी, WTO एवं भारत, और सब्सिडी। सब्सिडी। अब 11वां चैप्टर जानते हैं हम लोगों को, डेमोग्राफी को देखना है, जननांकिकी। अब जननांकी चैप्टर नए पेज से शुरुआत करेंगे। जननांकिकी, डेमोग्राफी, इसमें 2-3 प्रकार के सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। जनसंख्या क्या आर्थिक विकास में बाधा है, जननांकी लाभांश क्या है, इन सबको समझना है। तो नया चैप्टर है, शुरू करेंगे, और लास्ट चैप्टर है डेमोग्राफी। जननांकिकी। बस रिवीजन करते रहिए। अभी तो हम
लोग जानते, कल से ज्योग्राफी भी शुरू कर देंगे। ज्योग्राफी में 2-3 दिन में उसको भी खत्म करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत कम चैप्टर है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, तो उसमें करीब करीब 8-9 क्लास बनेगी, वो सारे चैप्टर को हम लोग कर लेंगे। जननांकिकी पहले जानते, सिलेबस खत्म कर लिया जाए, ये लास्ट चैप्टर है। अब इसमें देखिए, एक तो जनसंख्या, जनसंख्या क्या संसाधन है? एक बड़ा प्रश्न जानते ये बनता है, जनसंख्या का आर्थिक विकास के साथ संबंध क्या है? जनसंख्या का आर्थिक विकास के साथ संबंध क्या है? जनसंख्या का आर्थिक विकास के साथ संबंध क्या है? और तीसरा, जननांकिकी लाभांश, ये ज्यादा चर्चित है और यही इस 2-3 बार पूछा गया, और ये अभी भी इंपॉर्टेंट है, जननांकिकी लाभांश। कोई नहीं, 68 मेंस के लिए है, तो उसको भी जानते, रिवाइज करते, उस पर बाद में बात करेंगे, पहले पूरा कर लिया जाए, ताकि समय का एकदम बेहतर उपयोग किया जाए। फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो क्या जनसंख्या क्या संसाधन है, जनसंख्या का आर्थिक विकास के साथ संबंध क्या है, जननांकी। सबसे पहले जननांकी लाभांश समझा जाए, क्योंकि वर्तमान में भारत जननांकी लाभांश की स्थिति में है। सबसे पहला चैप्टर तो यही हम लोग देखेंगे। तो पहला इसमें चैप्टर लिखिए, डेमोग्राफिक डिवाइडेंड। डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, ये जानते हर स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट। जननांकिकी लाभांश क्या है? भाई, जननांकिकी लाभांश क्या है, इससे लाभ क्या है, लाभ क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका योगदान क्या हो सकता है, और चुनौतियां क्या है, चुनौतियां क्या है, बाधाएं क्या है। एक बेसिक स्ट्रक्चर जानते, तैयार कर लीजिए आप। देखिए, जब भी किसी देश में काम करने वाली जनसंख्या आश्रित जनसंख्या से अधिक हो जाती है, तो उसी को जननांकी लाभांश कहा जाता है। जब किसी देश में काम करने वाली जनसंख्या आश्रित जनसंख्या, आश्रित का मतलब निर्भर रहने वाली, अभी भारत में क्या था कि कमाने वाले लोग कम थे, खाने वाले लोग ज्यादा थे, लेकिन 2021-22 से इसके लिए दशा बनी, सारे राज्यों में नहीं, जननांकी लाभांश 2041 तक भारत में बना रहेगा। कुछ राज्यों में कमाने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं, खाने वाले लोग कम हैं, मतलब भारत इस दौर में प्रवेश कर गया है, ये सभी संस्थाओं की घोषणा है। तो इसका क्या लाभ, तो सबसे पहले समझा जाए जननांकी लाभांश क्या है। व्हाट इज डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, जननांकी लाभांश क्या है, जननांकिकी लाभांश क्या है। जब किसी देश में कार्य करने वाली जनसंख्या आश्रित जनसंख्या से अधिक हो जाती, जब किसी देश में कार्य करने वाली
जनसंख्या, कार्य करने वाली जनसंख्या आश्रित, कार्य करने वाली जनसंख्या आश्रित जनसंख्या से अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है तो उसे जननांकिकी लाभांश कहा जाता है। जब किसी देश में कार्य करने वाली जनसंख्या आश्रित जनसंख्या से अधिक हो जाती है तो उसे जननांकी लाभांश कहा जाता है। अर्थात कमाने वाली जनसंख्या खाने वाली जनसंख्या से अधिक हो जाती है। अर्थात कमाने वाली जनसंख्या निर्भर रहने वाली जनसंख्या से अधिक हो जाती है। निर्भर रहने वाली जनसंख्या से अधिक हो जाती है। अर्थात कमाने वाली जनसंख्या निर्भर रहने वाली जनसंख्या से अधिक हो जाती है। भारत में 2021 के बाद ऐसी दशा बनी है क्योंकि 90 करोड़ लोग जानते हैं वर्किंग स्थिति में हैं और 143 करोड़ जानते जनसंख्या है। भारत में वर्तमान में जननांकिकी लाभांश की दशा बनी है। वर्तमान में भारत में जननांकी लाभांश की दशा बनी है। वर्तमान में भारत में जननांकी लाभांश की दशा बनी है। अब मोटे तौर पर पहले एक फ्रेम बना लें। अब देखिए ये तो पता हो गया कि जननांकी लाभांश क्या है। अब दूसरा, जननांकी लाभांश से क्या बेनिफिट है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। दूसरा, जननांकिकी लाभांश से लाभ या महत्व या जानते इसका योगदान। चीन में जननांकी लाभांश तो है लेकिन निकट भविष्य में खत्म होने वाला है। चीन में ये स्थिति, वो सब बाद में चर्चा करेंगे, पहले नोट कर लिया जाए। देखिए, अब किसी भी देश में जननांकी लाभांश होगा तो आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, है कि नहीं। तो पहला, आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती है। भाई डेमोग्राफिक डिवाइडेंड बढ़ेगा, डेमोग्राफिक डिवाइडेंड बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बहुत सारी चीज फिर बढ़ेगी, जानते हैं। आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, फिर जीडीपी का साइज बढ़ेगा, संसाधन बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ती, अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है।
नंबर 3 पॉइंट, वही अर्थव्यवस्था का विस्तार मतलब जीडीपी का आकार बढ़ता है। जीडीपी का आकार बढ़ता है कि नहीं? जीडीपी का आकार बढ़ता है। इसके अलावा जानते हैं अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है तो निश्चित रूप से, ध्यान से सुनना है, तो निश्चित रूप से जानते हैं ज्यादा आय का सृजन होगा, आय होगी, बचत, तो आय और बचत बढ़ती है। आय एवं बचत बढ़ती है क्योंकि जब कमाने वाले लोग ज्यादा होंगे, खाने वाले कम होंगे, तो आय और बचत बढ़ेगी। निवेश को बढ़ावा मिलता है, निवेश को बढ़ावा मिलता है, निवेश को बढ़ावा मिलता है। अच्छा, मांग को बढ़ावा मिलता है, डिमांड भी बढ़ती है, मांग को बढ़ावा मिलता है, मांग को बढ़ावा मिलता है, निवेश को बढ़ावा मिलता है, अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, आय एवं बचत बढ़ती है। सुविधा होगी तो और अच्छा होगा। तो निवेश को बढ़ावा मिलता, मांग को बढ़ावा मिलता है। अगला लिखिए, नवाचार को बढ़ावा मिलता है, नवाचार, अनुसंधान, विकास, क्योंकि जानते हैं जब कार्यकारी जनसंख्या बढ़ती है तो बहुत सारे आइडियाज, नए विचारों, नवाचारों को बढ़ावा मिलता है, बढ़ावा मिलता है, तकनीकी और आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलता है, तकनीकी एवं आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलता है। अर्थव्यवस्था में नए नए क्षेत्रों का विकास होता है, अर्थव्यवस्था में नए नए क्षेत्रों का विकास होता है, अर्थव्यवस्था में नए नए क्षेत्रों का विकास होता है, अर्थव्यवस्था में नए नए क्षेत्रों का विकास होता है, अर्थव्यवस्था में नए नए क्षेत्रों का विकास होता है, अर्थव्यवस्था में नए नए क्षेत्रों का विकास होता है, अर्थव्यवस्था में नए नए क्षेत्रों का विकास। अच्छा, आर्थिक लागत घटती है, ज्यादा लोग काम करेंगे तो आर्थिक लागत घटती है, कम लोग काम करेंगे आर्थिक लागत बढ़ती, आर्थिक लागत कम होती है, आर्थिक लागत कम होती है। उत्पादकता एवं गुणवत्ता को भी बढ़ावा मिलता है, उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है, उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है, उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है, उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है, उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है। उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है, उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है।
तो ये सब जानते हैं क्या है, हम लोगों ने देख लिया लाभ। अब चुनौतियां बाधाएं क्या है, जननांकी लाभांश में चुनौतियां क्या है, बाधाएं क्या है। जननांकी लाभांश में चुनौतियां कहाँ से मिल रही हैं, बाधाएं, चिंताएं। जननांकी लाभांश में चुनौतियां, बाधाएं, चिंताएं। हाँ, सब चीज में, प्रेशर में भी वृद्धि होगी निश्चित रूप से। सबसे पहली चुनौती तो जानते हैं, आधारभूत संरचना की कमी है। हम सबको रोजगार ही नहीं दे पा रहे हैं। काम करने वाली जनसंख्या ज्यादा तो है, लेकिन उसके पास काम नहीं है। तो नंबर 1, रोजगार विहीन समृद्धि की दशा। रोजगार विहीन समृद्धि की दशा। रोजगार विहीन समृद्धि की दशा। कृषि का अपर्याप्त विकास। कैसे सबको काम मिलेगा, भले काम करने की क्षमता है लेकिन काम नहीं है। कृषि का अपर्याप्त विकास। लघु कुटीर उद्योगों का अपर्याप्त विकास। लघु एवं कुटीर उद्योगों, जिसको MSME कहा जाता है। अपर्याप्त विकास। इसके अलावा आधारभूत संरचना का अपर्याप्त विकास। आधारभूत संरचना का अपर्याप्त विकास। आधारभूत संरचना का अपर्याप्त विकास। रोजगार विहीन समृद्धि, अगले पेज पे फिर लिखेंगे। कृषि का अपर्याप्त विकास, लघु और कुटीर उद्योगों का अपर्याप्त विकास। जहां जहां रोजगार उत्पन्न होता है वो सब अपर्याप्त विकास है। अपर्याप्त विकास। गांव और शहरों के बीच विषमता। गांव एवं शहरों के बीच विषमता। बीच विषमता। राज्यों राज्यों के बीच विषमता। राज्य राज्य के बीच विषमता। राज्य के बीच विषमता। राज्य और राज्य के बीच विषमता। राज्य के बीच विषमता। अगला, प्रशिक्षण एवं कौशल में कमी। प्रशिक्षण एवं कौशल में कमी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी। अच्छा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात छोड़िए, साक्षरता ही अभी पूरी नहीं हो पाई है। पूर्ण साक्षरता को नहीं प्राप्त कर पाना। पूर्ण साक्षरता को नहीं प्राप्त कर पाना। पूर्ण साक्षरता को नहीं प्राप्त कर पाना। स्वास्थ्य सुविधाओं का जानते बेहतर विकास नहीं हो पाना। स्वास्थ्य सुविधाओं, टीकाकरण, स्वास्थ्य देखभाल का सही से विकास नहीं होना। सही से विकास नहीं होना। स्वास्थ्य सुविधाओं, टीकाकरण,
स्वास्थ्य देखभाल का सही से विकास नहीं होना, वित्त तक पहुंच का नहीं हो पाना। वित्त, सबकी वित्त तक पहुंच ही नहीं, कैसे बैंकों से सहायता देंगे, सहयोग देंगे। बैंकों और वित्त तक, बैंकों एवं वित्त तक सबकी पहुंच नहीं हो पाना, सबकी पहुंच नहीं हो पाना, बैंकों एवं वित्त तक सबकी पहुंच नहीं हो पाना, बीमा और पेंशन तक सबकी पहुंच नहीं हो पाना। नोट करें। अगला पॉइंट, बीमा और पेंशन तक सबकी पहुंच का नहीं हो पाना, बीमा, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तक सबकी पहुंच नहीं हो पाना, भूखमरी और गरीबी की दशा का पाया जाना। भूखमरी कैसे जानते हैं? जननांगी लाभांश से क्या हो जाएगा? कुपोषण एवं गरीबी की दशा का पाया जाना, गरीबी की दशा का पाया जाना। पर्यावरण का क्षरण होना, इससे भी तो लोगों का जीवन खराब हो रहा है। पर्यावरण का क्षरण होना, पर्यावरण का क्षरण होना, तकनीकी और नवाचार का प्रसार कम होना, तकनीकी एवं नवाचार का प्रसार कम होना आदि, ऐसे बहुत सारे कारण। थोड़ा ज़्यादा कारण रखना है ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि आप पूरी बात यहाँ समझ रहे हैं। अब देखिए जननांगी लाभांश। अब आगे क्या किया जा सकता, आगे की राह, चौथा पॉइंट लिख लेंगे, आगे की राह। मतलब आगे क्या किया जाना चाहिए, आगे क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रशिक्षण और कौशल की व्यवस्था। पहला,
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने, जानते हैं, नई शिक्षा नीति लेके आई है, काम तो कर रही है। इसके लिए सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई, नई शिक्षा नीति लाई गई है और उसे लागू किया जा रहा है, और उसे लागू किया जा रहा है। पहला पॉइंट हो गया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था। दूसरा, प्रशिक्षण और कौशल की व्यवस्था होना चाहिए, प्रशिक्षण एवं कौशल की व्यवस्था होनी चाहिए, ये दूसरा पॉइंट। तो इसके लिए स्किल्ड इंडिया कार्यक्रम बनाया गया है, इसके लिए स्किल्ड इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके लिए स्किल्ड इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके लिए स्किल्ड इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके लिए स्किल इंडिया कार्यक्रम। नंबर 3, स्वास्थ्य के लिए मजबूत ढांचा होना चाहिए, ढांचा होना चाहिए, नहीं तो जो जनसंख्या कार्यकारी है वो बीमार हो जाएगी रोग से। तो इसके लिए जानते 2025 तक, इसके लिए 2024-25 तक, 2024-25 तक सब तक स्वास्थ्य का लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा है, मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा है, मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा है। आधारभूत संरचनाओं को बढ़ाया जाए, आधारभूत संरचना को बढ़ाया जाए, इसके लिए पीएम गति शक्ति, इसके लिए पीएम गति शक्ति स्कीम शुरू की गई है। ये राष्ट्रीय मुद्दों में हम लोग पढ़ेंगे भी इसको। पांचवा, केंद्र राज्यों में बेहतर समन्वय होना चाहिए, केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। इसके लिए नीति आयोग कार्य कर रहा है, कार्य कर
रहा है। बेसिक सुविधाएं सब तक उपलब्ध होनी चाहिए। आधारभूत सुविधा सब तक उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए भी नीति आयोग काम कर रहा है, लक्ष्य बनाकर सब तक मकान, सब तक बिजली, सब तक पानी। इसके लिए नीति आयोग लक्ष्य बनाकर कार्य कर रहा है। इसके लिए नीति आयोग लक्ष्य बना करके कार्य कर रहा है। नवाचार तकनीकी का प्रसार होना चाहिए। नवाचार एवं तकनीकी का प्रसार होना चाहिए। इसके लिए जानते हैं कई तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहली बात तो टिकेड घोषित किया गया है। टिकेड, टेक्नोलॉजी डिकेड 2021 से 2030 को टेक्नोलॉजी डिकेड घोषित किया गया है। टेक्नोलॉजी डिकेड घोषित किया गया है। स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा। ऐसे बहुत सारी जानते चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो देखिए, ये हम लोग अब जननांकी लाभांश से जुड़ा हुआ जानते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आसानी से कर ले जाएंगे। कई तरीके के सवाल पहले से पूछे गए हैं कि जननांकी लाभांश क्या है, आर्थिक समृद्धि पर इसके प्रभाव स्पष्ट कीजिए। जैसे जननांकी लाभांश क्या है, इसकी
महत्व पर प्रकाश डालिए। जननांकी लाभांश क्या है? इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। जननांकी लाभांश क्या है? इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। जननांकी लाभांश, इसी को दूसरे ढंग से पूछ लिया गया है। जननांकी लाभांश क्या है? आर्थिक विकास, आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अब जनसंख्या और आर्थिक विकास, अच्छा देखिए, जननांकी लाभांश, जननांकी लाभांश, इसको डेमोग्राफिक डिवाइडेंड कैसे निकाला जाता है? 15 मतलब 14 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या, 15 वर्ष से 64 वर्ष की जनसंख्या, ये कार्यकारी जनसंख्या मानी जाती है। ये जिस देश में ये जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, निर्भर जनसंख्या, देखिए ये कार्यकारी जनसंख्या होती है, ये कार्यकारी जनसंख्या मानी जाती है, वर्किंग पॉपुलेशन मानी जाती है। 14 वर्ष तक तो आप काम ही नहीं ले सकते, इसको वर्किंग पॉपुलेशन माना जाता है, इसको कार्यकारी जनसंख्या मानी जाती है। और 0 से 14 वर्ष और 65 से अधिक वर्ष, 65 से अधिक वर्ष, इसको निर्भर जनसंख्या माना जाता है। ये निर्भर जनसंख्या, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, निर्भर जनसंख्या, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, निर्भर जनसंख्या, और ये कार्यकारी जनसंख्या। तो जिस देश में कार्यकारी जनसंख्या निर्भर जनसंख्या से अधिक हो जाती, वही अगर ये कार्यकारी जनसंख्या निर्भर जनसंख्या से अधिक हो जाती, तो कार्यकारी जनसंख्या जब निर्भर जनसंख्या से अधिक हो जाती है, तो वही दशा जननांकी लाभांश, वही दशा जननांकी लाभांश है। इसी दशा को जननांकी लाभांश कहा जाता है।
समझ में आ गया यहां तक सबको? एक बार डन बोलेंगे। अब बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या, राइजिंग पॉपुलेशन या इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या, ये क्या चुनौती है बढ़ती जनसंख्या से और इसका समाधान कैसे किया जाए? बढ़ती जनसंख्या क्या है? बढ़ती जनसंख्या से चुनौतियां क्या है? बढ़ती जनसंख्या से चुनौतियां क्या है? बढ़ती जनसंख्या से चुनौतियां क्या है और इसका समाधान किया है, कैसे किया जाए? समाधान, बढ़ती जनसंख्या से चुनौतियां क्या है, बढ़ती जनसंख्या क्या है? जब किसी देश में जनसंख्या संसाधनों से अधिक हो जाती है तो उसी को बढ़ती हुई जनसंख्या कहा जाता है। लिख लीजिए, जब किसी देश में जनसंख्या संसाधनों से अधिक हो जाती है, संसाधनों से अधिक हो जाती है, जब किसी देश में जनसंख्या संसाधनों से अधिक हो जाती है तो उसे बढ़ती हुई जनसंख्या कहा जाता है। जब किसी देश में जनसंख्या संसाधनों से अधिक हो जाती है, जब किसी देश में जनसंख्या संसाधनों से अधिक हो जाती है तो उसे बढ़ती हुई जनसंख्या कहा जाता है। जब किसी देश में जनसंख्या संसाधनों से अधिक हो जाती है तो उसे बढ़ती हुई जनसंख्या कहा जाता है। अब बढ़ती जनसंख्या से चुनौतियां, बढ़ती जनसंख्या से चुनौतियां, चैलेंज क्या है? बढ़ती जनसंख्या से चुनौतियां, नंबर 1, संसाधनों की कमी हो जाती है, संसाधनों की कमी हो जाती है, भूखमरी, कुपोषण, गरीबी, बेरोजगारी की दशा बनती है। बेरोजगारी की दशा बनती, जब जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो होगी ही समस्या। असमान विकास को बढ़ावा मिलता है, असमान विकास को बढ़ावा मिलता है, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की सब तक पहुंच, मूलभूत सुविधाओं की सब तक पहुंच नहीं हो पाती है, सब तक पहुंच नहीं हो पाती, मूलभूत सुविधाओं की सब तक पहुंच नहीं हो पाती, मूलभूत सुविधाओं की सब तक पहुंच नहीं हो पाती है कि नहीं? जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जीवन की गुणवत्ता
प्रभावित होती है। जीवन प्रत्याशा कम हो जाती 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 है। संसाधनों का अल्प उपयोग होता 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 है। जब संसाधन कम होगा तो जानते हैं निश्चित रूप से जनसंख्या बढ़ने से फिर सारी समस्या होगी। सामाजिक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। सामाजिक आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न होती। आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। उत्पन्न होती हैं। सामाजिक आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न होती, जैसे क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, नक्सलवाद, ऐसे बहुत सारी आदि। नैतिक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। नैतिक चुनौतियां उत्पन्न होती। चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। नैतिक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, जैसे शराब का प्रयोग, ड्रग्स का प्रयोग, चोरी, डकैती, अपराध, ऐसे बहुत सारी। आत्महत्या, रक्षा सुरक्षा के सामने चुनौती उत्पन्न होती है। रक्षा एवं सुरक्षा के सामने, जैसे अलगाववाद, बगावत, नक्सलवाद। नक्सलवाद को आर्थिक समस्या और सुरक्षा समस्या दोनों माना जाता है। पर्यावरण का गिरावट होती है। पर्यावरण का क्षरण बढ़ता है। क्षरण बढ़ता है तो पर्यावरण का क्षरण भी बढ़ता है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या से ये सब अनेक चुनौतियां हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके की समस्या है, होती है। अब समाधान कैसे किया जाए? अब देखिए, बढ़ती जनसंख्या क्या, ये समझ लिया। बढ़ती जनसंख्या, अब बढ़ती जनसंख्या की समस्या का समाधान। बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या का समाधान। बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या का समाधान। सबसे पहले न्यूनतम संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाया जाए। न्यूनतम संसाधनों या मूलभूत आवश्यकता वाले संसाधन। मूलभूत न्यूनतम संसाधनों की
उपलब्धता बढ़ाई जाए, उपलब्धता बढ़ाई जाए, न्यूनतम संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाई जाए। आप समझ रहे हैं? आधारभूत संरचनाओं का विस्तार किया जाए, आधारभूत संरचनाओं का विस्तार किया जाए, विस्तार किया जाए, आधारभूत संरचनाओं का विस्तार किया जाए, अर्थव्यवस्था 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 का विस्तार किया जाए, जनसंख्या पर नियंत्रण 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 किया जाए। अगला, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार किया जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार किया जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं का, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाए, सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा किया जाए, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 सतत विकास लक्ष्य को पूरा किया जाए, सतत विकास लक्ष्य को पूरा किया जाए, वित्तीय समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जाए, समावेशी विकास एवं सतत विकास को बढ़ावा दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए, सतत विकास और समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जाए, आधुनिकीकरण नवाचार को बढ़ावा दिया जाए, आधुनिकीकरण एवं नवाचार को बढ़ावा दिया जाए, आधुनिकीकरण एवं नवाचार को बढ़ावा दिया जाए। तो बढ़ती हुई जनसंख्या क्या है, उससे चुनौतियां क्या हैं और समाधान के उपाय क्या हैं, ये सारे पॉइंट आपने देख लिया। तो अब इससे जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या क्या है, इससे क्या चुनौतियां हैं, इसका क्या समाधान किया जाए। क्वेश्चन अगर आता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या क्या है, इससे क्या चुनौतियां हैं, इसका समाधान कैसे किया जाए, चर्चा कीजिए। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से लिख ले जाएंगे, है कि नहीं? इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप लिख ले जाएंगे।
तो हम लोगों ने जानते हैं इस टॉपिक में भी कम से कम 2 टॉपिक को डील कर लिया। एक तो जननांकीय लाभांश, दूसरा बढ़ती हुई जनसंख्या। अब जनसंख्या और आर्थिक विकास के बीच संबंध का एक विमर्श है, उसे जानते। कल सुबह 1 घंटा लगेगा, फिर इकोनॉमी पूरा समाप्त हो जाएगा। तो कल सुबह की जानते क्लास में हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। कल सुबह जो 8 बजे क्लास होगी, 8 बजे जो सुबह की क्लास होगी, उसमें जानते इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। उसमें इकोनॉमी को हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे और पूरी तरीके से जानते हैं। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ऐसे करीब 4-5 मतलब 6 घंटे 7 घंटे की ज़रूरत है। तो करंट अफेयर की क्लास तो चल रही है, उसी में हम भी कुछ क्लास ले लेंगे। करंट अफेयर की क्लास चल रही है, उसमें हम भी क्लास लेंगे और कुछ चीज़ों को जानते हैं उसमें पूरा कर देंगे। ठीक है, तो कल सुबह की क्लास में। अब ज्योग्राफी वाली क्लास जानते हैं, जो ज्योग्राफी की क्लास है, अभी मैं देखता हूँ आज समय रहेगा तो आपको नोटिस दिलवाएंगे। आज हो सकता है मैं आधी घंटे क्लास लूँ, अगर ज्योग्राफी पे मेरे पास समय रहा तो 9 बजे के आसपास हो सकता आधी घंटे की क्लास में ज्योग्राफी वाले सेक्शन पर लूँ। नहीं तो कल जानते इस पार्ट की भी शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी का, जो करीब इसमें भी जानते हैं 8-9 क्लास की ज़रूरत है, उसको हम लोग करके इसको भी पूरा करेंगे। तो अगर आज टाइम मिलेगा तो मैं नोटिफिकेशन डलवा दूंगा, ताकि आपको पहले समरी मिल जाए कि ज्योग्राफी में क्या क्या क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी से जुड़ करके पूछा जाता है। बाकी जानते हैं इकोनॉमी का करंट तो मैं लगातार साथ करवाता चला। पुष्कर प्रकाश कर रहे हैं सर इकोनॉमी से जुड़ा करंट, ये तो मैं साथ ही साथ करवाता गया। WTO का जहाँ था वो करवा दिया, जहाँ पे गरीबी का था वहाँ पे MPI करवा दिया, जहाँ पे मानव विकास का था वहाँ HDI करवा दिया। इसीलिए मैं लगातार जानते इकोनॉमी का करंट में लगातार इसलिए करवाता गया ताकि अलग से करंट ना करना पड़े। देखिए इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने करंट पूरा करवा दिया है, आपको कहीं से इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट नहीं करना है। इसी नाते हमने शुरुआत से रणनीति अपनाई कि जो इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट है वो आपको साथ ही साथ करवा दें, ताकि अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए हमने एग्रीकल्चर का सारा करंट करवा दिया, इंडस्ट्री का सारा करंट आपको करवा दिया। जो लोग नहीं जानते हैं एक बार कॉपी पढ़ें तो आपको देख से आएगा। इसीलिए सब में सरकार का प्रयास क्या है। अच्छा, इसके अलावा हमने गरीबी का भी करंट करवाया, मानव विकास का करवा दिया, समावेशी विकास का भी करवा दिया, आर्थिक सुधार का भी पूरा करंट करवा दिया, लेटेस्ट तक की सारी चीज़। सब्सिडी में भी देखिए हमने करंट सारा करवा दिया। हर चैप्टर का हमने करंट पूरा कर लिया। मतलब अब इकोनॉमी में कहीं भी कोई करंट नहीं है जो इस इकोनॉमी से जुड़ा हुआ हो। बाकी जो संदर्भ है, जो कुछ इंपॉर्टेंट इशू है वो तो मैं जानते करंट अफेयर में मैं भी कुछ क्लास लूँगा। तो इस नाते जानते नहीं 68 तक तो जानते बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। 68 में जानते क्या चेंज होगा, जो नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा और नया बजट, 1 फरवरी को नया बजट आएगा, वो अपडेट करवा दिया जाएगा। ऐसे बिहार सरकार का भी नया बजट और इकोनॉमिक सर्वे आएगा, वो अपडेट करना रहेगा। हाँ, आपकी क्लास मेरी कोशिश होगी कि 10 से पहले ही कंप्लीट कर देने का। 11 तो मैंने अपना टाइम बनाया हुआ है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? तो कल सुबह इसको कंप्लीट कर लेंगे और जानते कल या परसों तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार। अगर अभी समय रहेगा तो मैं नोटिस आपको दिलवाऊंगा। परसों तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कंप्लीट कर लेंगे।